Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door and happy Independence Day to all of you. Let's celebrate freedom together. Keep learning, keep growing every day. आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एक भारतीय के लिए, हर एक इंडियन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है। तो सेलिब्रेशन तो बनता है। किस किस ने किया सेलिब्रेट आज का इतना खास दिन? काफ़ी स्पेशल है ये हम सभी इंडियंस के लिए, है या नहीं? ऑफ कोर्स है। तो चलो आज के दिन खुद से भी एक वादा कर लो कि हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते रहोगे, बड़ों को रिस्पेक्ट दोगे, उनका ध्यान रखोगे। छोटे हों या बड़े हों सबका ध्यान रखना है। मैं नहीं कहूँगी बड़ों का ही, छोटों को भी रिस्पेक्ट दो और बस आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो। और बस यही प्रे करूँगी कि इंडिपेंडेंस डे जो हम आज सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन 15 अगस्त को, इसको आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है बस फ्लैग होस्टिंग की, मिठाई खाई, हो गया। ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और हम नसीब वाले हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला। तो बस यही कहूँगी, वैल्यू करो हर एक चीज़ की, हर एक इंसान की और बस सीखते रहो। चलो अब बात करते हैं हम क्लास की। तो प्रीवियस क्लासेस ऑफ कोर्स नहीं देखी होंगी, कुछ हैं हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तो अटेंड कर लीजिएगा क्लास। ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और काफ़ी कुछ पढ़ना रह भी गया है। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की क्लास को। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट आज क्यों पढ़ा रही हूँ? बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आज और भी बहुत कुछ पढ़ना है इस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल पैटर्न्स क्या होंगे और क्या पढ़ना है हमें, और हमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं और भी काफ़ी कुछ है जो हमें आज पढ़ना है, जो एग्ज़ाम के लिए ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज़ से भी देखने को मिल सकते हैं। और फॉर्म अगर अभी तक नहीं फिलअप किया है तो प्लीज़ फॉर्म फिल कर लीजिए, अदरवाइज़ देखो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी आज 15 अगस्त हो चुकी है, 28 अगस्त लास्ट डेट है। एंड टाइम पे साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो वो काम मत करो। बी सीरियस एंड फोकस करो स्टडी पे। तो बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम जैव विविधता बोलते हैं, क्या है चलो देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट माइक्रोब टू द लार्जेस्ट ट्री और एनिमल एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन इकोसिस्टम। जैव विविधता का मतलब क्या हो गया? जो अलग अलग वेराइटी हैं अर्थ पे, किसकी स्पेशीज़ की, चाहे आपके माइक्रोब्स हो गए या बड़े पेड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, आपके जानवर हो गए, और कैसे ये इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि देखो नोट्स बनाते चलिए, फिर हम ये ना एग्ज़ाम टाइम, अब भले ही देखो अभी डेट नहीं आई है, ठीक है, हम जानते हैं अभी कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं डिक्लेयर हुआ है कि किस मंथ में होगा, बट कभी भी आ सकता है, जैसे नोटिफिकेशन सडन आ गया। तो प्लीज़ प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना हो। नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। मैं साइड में ना यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि एग्जैक्टली जैव विविधता है क्या, यानी आपकी बायोडाइवर्सिटी है क्या। इम्पॉर्टेंट तो है हिंदी लर्नर्स के लिए भैया, देखो तो मैं हिंदी इसलिए साथ लेके चलती हूँ। आगे पेज पे लिख देती हूँ, जैव विविधता जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले, एक सेकेंड, पाए जाने वाले सभी जीवन रूपों का, यहाँ पे लिख देती हूँ, सभी जीवन रूपों की विविधता। चाहे वो छोटा सा सूक्ष्म जीव हो, आपका माइक्रोब हो, या कोई जानवर या कोई पौधा हो। यहाँ लिख देती हूँ, सबसे छोटे जीव से लेकर सबसे बड़े पौधे,
पेड़ हो गए, एक्चुअली पेड़ भी लिख देती हूँ, है ना, ये मत सोचना पौधे तो छोटे होते हैं, कोई बात नहीं, पेड़ लिख देती हूँ, पेड़ और जानवर तक। और ये सभी अपने अपने इकोसिस्टम हो गया, या हम कह सकते हैं पर्यावरण में कैसे जुड़े हैं। थोड़ा मैसअप हो गया, सॉरी। और देखो, अगर मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता हो, क्लासेस अच्छी लगती हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक क्लासेस पहुंच सकें। एंड प्लीज़ सपोर्ट ग्रेट डोर, ऑलरेडी आप कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव, थैंक यू सो मच। कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग फेज़ में मेरे साथ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम रहा है स्टार्टिंग से, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी साथ दिया है, मोटिवेट भी किया है मुझे अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ से, तो थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे नेम भी याद हो गए हैं, क्योंकि उनके प्यारे प्यारे रिव्यूज़ आते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और क्लास की बात करते हैं। तो जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवन रूपों की विविधता, चाहे वो सबसे छोटा माइक्रोब हो यानी सूक्ष्म जीव हो, या फिर हो कोई बड़ा पेड़ जानवर, और ये सभी अपने अपने पर्यावरण में कैसे जुड़े हैं, ये है आपका क्या, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पेशीज, बिटवीन स्पेशीज ऑफ एंड ऑफ इकोसिस्टम, इसमें सब आ जाएंगे, इंक्लूड होंगी, डाइवर्सिटी भी, विविधता भी, स्पेशीज़ के बीच में जो है, प्रजातियों के बीच में, और प्रजातियों में, प्रजातियों के बीच में, एंड इकोसिस्टम। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो जल्दी से बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल हो जाएंगी, इसमें आपकी कौन कौन सी शामिल हो जाएंगी, इसमें इंक्लूड हो जाएंगी आपकी जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेशीज़ डाइवर्सिटी हो गई, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यहाँ पे लिख देती हूँ जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। और क्या क्या आ जाएंगे इसमें आपकी, हम पढ़ने वाले हैं आगे स्पेशीज़ डाइवर्सिटी के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। कंफ्यूज हो कहीं तो बता देना, क्योंकि कंफ्यूज वाला काम हमें नहीं करना है। क्लियर है? अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो ये भी बता दो, इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पेशीज, बिटवीन स्पेशीज, एंड इकोसिस्टम। देखो सिंपली मैं आपको बताऊं, पेन का कलर चेंज कर लूँ, चलो देखिए क्या है, हम सिंपली कह सकते हैं इसमें शामिल है, यानी इसमें इंक्लूड है। एक्चुअली ना, ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पेशीज़ डाइवर्सिटी, ये आपके लेवल्स हो गए एक्चुअली, है ना, ये तो आपके लेवल्स हो गए, इन्हें हम लेवल्स कह सकते हैं, सिंपली कह दो, ये क्या हो गए आपके, ये सब क्या है, ये आपके लेवल्स हो गए। इन्हें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आगे मेंशन किया है, टेंशन ना लो। अब हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या क्या शामिल हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, डाइवर्सिटी विद इन स्पेशीज़, बिटवीन स्पेशीज़, एंड ऑफ इकोसिस्टम्स। तो चलो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, कि प्रजातियों के भीतर विविधता, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या शामिल है, बात प्रजातियों के, इन नोट्स फिर से कह रही हूँ, साथ साथ बनाते चलिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत हो सकती है, नॉर्मल है, तो वो काम हमें नहीं करना। तो सबसे पहले प्रजातियों के भीतर विविधता यानी डाइवर्सिटी, देन सेकंड वन इज प्रजातियों के बीच विविधता, बिटवीन, अभी हमने पढ़ा भी था, प्रजातियों के बीच विविधता, देन हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वन था एंड ऑफ इकोसिस्टम, इट मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र, नेक्स्ट पेज ही ओपन हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता,
क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कोई? जल्दी बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या क्या इंक्लूड हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी में? देन लेवल्स हमने बात कर ली है। ये रहे आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ये क्या होगा? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये सारे हो गए क्या? लेवल्स। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आई तो बताओ, या क्लियर हो गया? Imagine Earth as a huge garden where plants, animals, and microbes are all type of flowers. This variety is biodiversity. समझ लो हमारा जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, ये बड़ा सा बगीचा है, गार्डन है, जिसमें प्लांट्स भी हैं अलग अलग टाइप के, फ्लावर्स प्लांट्स भी हैं, जानवर भी हो गए आपके, एनिमल्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं। समझ लो ये अलग अलग टाइप्स के क्या है? फ्लावर्स हैं। और ये जो वैरायटी है ना, यही है जैव विविधता। हर पौधा है, जानवर है, सूक्ष्म जीव है, सब क्या है? एक अलग अलग फूल है। यही है हमारी क्या हम कह सकते हैं? जैव विविधता। ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के स्तर। सबसे पहले आ जाता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जेनेटिक डाइवर्सिटी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो जल्दी से पेन ले लेते हैं। और जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता। एक ही प्रजाति के भीतर जीनों की क्या? विविधता, अंतर कह सकते हो आप। एक ही प्रजाति के भीतर जीनों में अंतर। ये ऑलरेडी मेंशन है। हिंदी वालों ऐसा नहीं है, हिंदी में नहीं पढ़ाया जा रहा आपको, इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जा रहा, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए है ये। वेरिएशन इन द जेनेटिक मेकअप विद इन अ स्पेशीज, यानी प्रजाति। इसका मतलब हुआ एक ही प्रजाति के भीतर जीनों में अंतर। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस। अलग अलग वैरायटी होती है, नहीं होती चावल की। बासमती हो गया, सोना मसूरी हो गया, और जैसे कि डॉग्स हो गए तो उनमें भी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, नस्लें होती हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी का। इम्पॉर्टेंस ये देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसका महत्व क्या है? जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मोर एडेप्टेबिलिटी टू डिसीजेस एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे पहले से रेस कर दूँ, ये बताओ। जितनी अधिक आनुवांशिक विविधता होगी, बीमारियों और जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिक क्या होगी? सहनशीलता होगी। यहाँ लिख देती हूँ, अधिक आनुवंशिक विविधता इक्वल टू बीमारियों और जलवायु परिवर्तन ये राह है। पर मैं इसे सही से इरेज करके लिख दूँ, वरना आप लोग कुछ समझ गए, अलग ही समझ गए तो कोई भरोसा नहीं है ना। परिवर्तन के खिलाफ अधिक सहनशीलता। क्लियर है? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, बताइए जल्दी। कोई कन्फ्यूज़न है? और अगर मेरा पढ़ाया समझ आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भूल जाते हैं लर्नर्स जो न्यू ऐड हुए हो तो उन्हें बता दूँ, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही रहती हैं आपकी, शाम को 6 बजे। पता है आप लोग का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, LT ग्रेड का बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? चाहो तो 3 महीने में निपट जाए, बट उससे एग्ज़ाम का काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेवल अप है, कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डीपली एकदम पढ़ना ही पड़ेगा। पता है क्या, आप लोग का इतना ज़्यादा सिलेबस है। पता है आज मेरी सीटेड इंग्लिश पेडागोजी का जो मैंने स्टार्ट करी क्लासेस, जो 8 बजे हो रही थी, तो उसकी आज फाइनल क्लास है, उसका सिलेबस कंप्लीट है। और वो क्लासेस मेरी 1 और 2 मैं दोनों के लिए बढ़ा रही थी, प्राइमरी जूनियर लेवल दोनों के लिए।
उससे पहले मैं सीटेट का एक और सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसकी क्लासेस भी प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए थी, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करी है हमने उसमें। मतलब हर एक टॉपिक डिस्कस करने के बाद मैं सीटेट प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करवाती हूँ, डिटेल डिस्कशन होता है, एग्जाम्पल्स भी ऐड है, सब कुछ। और मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ आज सक्सेसफुली। इंग्लिश पैडागोजी का सिलेबस भी मेरा कंप्लीट होने जा रहा है, और आपका देखिए एलटी ग्रेड का इतना ज़्यादा सिलेबस है कि क्या ही करें, करना तो पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, डीपली पढ़ना पड़ता है, तो टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है और हमें वो मीठा फल ज़रूर मिलेगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, तो दोनों को फल तो मिलेगा मीठा। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट लेवल आ जाता है आपका स्पेशीज़ डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पेशीज़ विद इन अ गिवन रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या और उनका वितरण। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रजातियों की विविधता, स्पेशीज़ को हम प्रजाति बोलते हैं और हमें पता है, तो हम कह सकते हैं प्रजातियों की विविधता। वैरायटी ऑफ स्पेशीज विद इन अ गिवन रीजन, तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या और उनका वितरण। क्लियर है, समझ आ गया या नहीं आया? स्पेशीज डाइवर्सिटी क्या है, ये किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या और उनका वितरण। चलिए अब मेजर्ड बाय यानी मापने के तरीके क्या होंगे। पहला आ गया आपका स्पेशीज रिचनेस, देन आ गया आपका स्पेशीज इवननेस। क्या है चलो देखते हैं, इसे कर देती हूँ मैं इरेज। सबसे पहले आ जाती है स्पेशीज रिचनेस, इसमें आ जाएंगी नंबर ऑफ स्पेशीज प्रेजेंट, यानी प्रजातियों की संख्या, है ना। नंबर ऑफ स्पेशीज प्रेजेंट, जो मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो प्रजातियों की संख्या से हम बोलते हैं। तो मापने के तरीके हैं 2, स्पेशीज रिचनेस हो गया सबसे पहले, यानी प्रजातियों की संख्या। देन आ गया आपका स्पेशीज इवननेस, हाउ इवनली इंडिविजुअल आर डिस्टर्ब्ड, यानी प्रजातियों का वितरण। तो इससे क्या किया जाता है, मेजर्ड किया जाता है, ये मापने के क्या तरीके हैं। एक सेकेंड का वितरण। जैसे अब हो गए आपके वेस्टर्न घाट्स हैव लॉइन, वहाँ पे लॉइन है, टाइगर्स हैं, एलिफेंट हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो यहाँ क्या हो गई, हाई स्पेशीज डाइवर्सिटी हो गई, अधिक प्रजाति विविधता हो गई। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका स्पेशीज डाइवर्सिटी का। जो हो गया आपका पश्चिमी घाट, जहाँ पे शेर भी हैं, है ना, बाघ, हाथी, एम्फीबियंस हो गए और रेप्टाइल्स हो गए। तो यहाँ क्या हो गई, ये हाई स्पेशीज डाइवर्सिटी हो गई, यानी यहाँ प्रजातियों की जो विविधता है ना वो अधिक है। आगे बढ़ा जाए, बताइए, देखिए नेक्स्ट। ये क्या हुआ, ओपन हो जा, हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी कहते हैं। दोनों नेम मेंशन इसलिए करती हूँ मैं, कोई भी किसी के अगर 2 या 3 नेम हो, ताकि अगर एग्ज़ाम टाइम में कोई आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो कि मैम ने तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी लेवल पढ़ाया था, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो मौका हमें नहीं देना है आपको कंफ्यूज होने का। तो पारिस्थितिकी विविधता कहेंगे इसे हम। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हम कह सकते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम ये हम कह सकते हैं हैबिटाट्स इन एन एरिया, किसी क्षेत्र में, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम किसी क्षेत्र में विभिन्न, विभिन्न हो गया वैरायटी, है ना, विभिन्न हो गया आपका क्या, वैरायटी।
विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र यानी आपका इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र या आवास की यानी हैबिटाट्स की वैरायटी, आवास की विविधता। क्लियर हो गया आपको पारिस्थितिकी विविधता क्या है? किसी क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की वैरायटी, या हम कह सकते हैं आवास की वैरायटी। किसी क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र या आवास की विविधता। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ। जैसे कि भारत का उदाहरण हो गया इंडिया, डेजर्ट, थार हो गई, रेन फॉरेस्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट में, कोरल रीफ्स हो गई, लक्षद्वीप एंड मैनग्रोव सुंदरबन। ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के। क्लियर हुआ? किसी क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र यानी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम एंड हैबिटाट यानी आवास। किसी क्षेत्र में विभिन्न इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र या आवास की विविधता, जिसके उदाहरण हम देख सकते हैं रेगिस्तान, आपका डेजर्ट हो गया थार, देन आ गया आपका वर्षावन, रेन फॉरेस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, देन आ गया आपका कोरल रीफ, लक्षद्वीप एंड मैनग्रोव सुंदरबन। क्लियर है? आगे बढ़ें? जल्दी से बताओ, बढ़ा जाएं आगे। चलो, हाउ मैनी स्पेशीज एग्जिस्ट, कितनी स्पेशीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं? कितनी हैं स्पेशीज पृथ्वी में, भारत में प्रजातियों की कितनी संख्या है, कितनी हैं? चलो देखते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें यानी दुनिया में कितनी हैं? अबाउट 8.7 मिलियन यूकैरियोटिक स्पेशीज एस्टिमेटेड, यानी लगभग कितनी है? 8.7 मिलियन यूकैरियोटिक स्पेशीज है। अब आप सोच रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, सोच रहे हो या नहीं सोच रहे? सोच रहे होगे। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर है। ये पेपर है जिसमें साइंटिस्ट ने यानी वैज्ञानिकों ने, यहाँ लिख देती हूँ, साइंटिस्ट ने यानी वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में जितनी भी, हम यहाँ कह सकते हैं जीवित प्रजातियां हैं, उनका अनुमान लगाया था। प्रजातियों यानी ये प्रजाति हो गई कौन से? आपकी यूकैरियोटिक स्पेशीज का अनुमान लगाया था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? दुनिया में कितनी है? अबाउट 8.7 मिलियन यूकैरियोटिक स्पेशीज है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर है। एक मिनट, ये ए है, ठीक है ना? करेक्ट कर लूँ क्योंकि गलती का कोई चांस होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? कंफ्यूजन है तो बताओ। Only about 2.2 to 2.3 million species have been described and catalogued so far. ये रेस कर दूं या नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, यानी केवल 2.2 to 2.3 मिलियन स्पेशीज यानी प्रजातियाँ ही अब तक डिस्क्राइब्ड हुई हैं। ये अब तक हम कह सकते हैं वर्णित और सूचीबद्ध है। ये क्या होगा? आपका कैटलॉग ऑफ लाइफ 2025। क्लियर है या नहीं? बताइए, कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? आगे बढ़ा जाए। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया की, हमारे भारत की। तो इंडिया हैज़ 7 to 8% ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पेशीज़, यानी हमारे भारत जो है, भारत में दुनिया की रिकॉर्ड में कितनी प्रजातियां का है? 7 to 8%। भारत में कह लो, है ना, दुनिया की
रिकॉर्ड की गई प्रजातियों का कितना है? 7 to 8%। क्लियर है या नहीं है? Only 1 lakh animal species and 48,000 plant species documented। क्या है आपका? ZSI और BSI डाटा है, यानी कितनी है? 1 लाख जानवरों की प्रजाति ही और 48,000 प्लांट स्पेशीज है डॉक्यूमेंटेड। यानी भारत में दुनिया की रिकॉर्ड की गई प्रजातियों में का 7 to 8% है। 1 लाख एनिमल स्पेशीज एंड 48,000 प्लांट स्पेशीज डॉक्यूमेंटेड। Includes mega diverse ecosystem. India is among the top 17 mega diverse countries. It means जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, मेगा डाइवर्स देशों में शामिल है। भारत किस में शामिल है? मेगा डाइवर्स कंट्रीज में, यानी देशों में शामिल है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, बताओ, बढ़े? चलो देन अब आ जाते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के पैटर्न देखे जाएं। तो पहले आ गया हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इसको हम क्या बोलेंगे? अक्षांशीय ढाल बोलेंगे। अक्षांशीय ढाल। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट नियर द इक्वेटर एंड डिक्रीज टुवर्ड द पोल। जो बायोडाइवर्सिटी हो गई यानी जैव विविधता हो गई, वो इक्वेटर के पास तो ज़्यादा होगी और पोल्स की साइड क्या होगी? कम होगी, यानी डिक्रीज होगी। क्लियर है या नहीं है? इक्वेटर के पास और पोल्स यानी ध्रुवों के पास दूर होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी? स्टेबल क्लाइमेट इन ट्रॉपिक। कारण क्या होंगे? जो आपका यहाँ पे लिख देती हूँ, पेन ले लूँ, 1 मिनट रुको। आपका क्या है ये? स्टेबल क्लाइमेट हो गया इन ट्रॉपिक्स, यानी कहाँ गया ये? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थिर मौसम कारण होगा। हाई सोलर एनर्जी होगी तो मोर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी या नहीं होगी? यानी यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर अधिक सूर्य ऊर्जा होगी, अधिक सूर्य ऊर्जा तो क्या होगा? अधिक प्राथमिक यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता। एक सेकेंड। क्लियर है? और हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं विकास के लिए अधिक समय, ये भी कारण होगा। ये सब क्या हो गए? कारण हो गए लैटिट्यूडल ग्रेडियंट के लिए अधिक समय। नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक और बात, नीचे एक एग्जाम्पल मेंशन है, रेन फॉरेस्ट है ना, ज़्यादा होगा टेम्पलेट फॉरेस्ट इन स्पीशीज रिचनेस। ये सब क्या है? ये उदाहरण क्या है? तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। तो ये नोट कर लो, देन हम समझते हैं। देखो, आगे बढ़ा रही हूँ मैं पेस और देखते हैं। देखो, बायोडाइवर्सिटी हम अच्छे से जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी हम समझ चुके हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? इक्वेटर के पास। सबसे ज़्यादा
इक्वेटर के पास, इक्वेटर जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा के पास होती है, और पोल्स के पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब अमेज़न फॉरेस्ट देखो, यहाँ मेंशन है ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सॉरी। तो ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ये कहाँ पे स्थित है? यह जो है आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। इक्वेटर के पास क्या है, ये स्थित है, इक्वेटर के पास स्थित है। क्लियर है या नहीं है? इतनी बात समझ आ गई। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये क्या है? देखो यहाँ मैंने ये वाली चीज़ मेंशन भी की होगी। देखो, स्टेबल क्लाइमेट इन ट्रॉपिक्स मैंने मेंशन किया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थिर मौसम। ये कारण है किसका? आपका अक्षांशीय ढाल का। तो ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये क्या है? यह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है। इक्वेटर के पास क्या है, ये स्थित है, इक्वेटर के पास स्थित है। चलो इतनी बात समझ आ गई। अमेज़न का याद आ रही है मुझे, सही तो बोलूँ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पे? आपका इक्वेटर के पास स्थित है। यहाँ क्या होगा, यहाँ 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 हजारों अलग अलग पौधे, जानवर और कीट पाए जाते हैं। यहाँ कीट पाए जाते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर इक्वेटर के पास होगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, और अगर पोल के पास होगा तो कम होगी। तो इक्वेटर के पास है, यहाँ पे अलग अलग पौधे, जानवर, कीट पाए जाते हैं। यानी क्या होगा, हम कह सकते हैं, मतलब स्पेशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होगी। रिचनेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? चलो जी, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं हम टेम्परेट फॉरेस्ट की। टेम्परेट फॉरेस्ट की ये क्या है? यह समशीतोष्ण क्षेत्र में है। ये इक्वेटर से दूर है, सिंपल आप समझ सकते हैं ये बात। इक्वेटर से दूर, इक्वेटर से दूर है, डाइवर्सिटी कम होगी। होगी या नहीं होगी बायोडाइवर्सिटी कम? तो यहाँ क्या होगा, कम स्पेशीज पाई जाती हैं। पाए जाते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। क्लियर है या नहीं है? इक्वेटर के पास है, क्या होगा, ज़्यादा डाइवर्सिटी। और अगर पोल्स के पास है आपके, यानी ध्रुवों के पास है, ध्रुव हो गए या टेम्परेट एरियाज हो गए, कम डाइवर्सिटी होगी। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं?
चलो एक बात बताऊँ, सिंपली इमेजिन कर लो, यहाँ अपने माइंड में सेट करने के लिए एक सिंपल बताऊँ आपको तो, जैसे अमेज़ॉन है ना ये आपका, समझ लो ये क्या हो गया आपका बिग कलरफुल गार्डन है ना, काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी है, कलरफुल गार्डन है, एक बड़ा रंग बिरंगा बगीचा है, बहुत सारे फूल है इसमें, है ना, यानी क्या है, बहुत सारे जीव हैं। इससे क्या है ना, आपको याद रहेगा, ये नोट करके लिख लोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अमेज़न हो गया आपका एक बड़ा कलरफुल गार्डन, बड़ा सा रंग बिरंगा बगीचा जिसमें बहुत सारे फूल हैं, या आप कह सकते हो बहुत सारे जीव हैं। इक्वेटर के पास है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। और अगर हम बात करें अपने टेम्परेट फॉरेस्ट की, है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये क्या है भाई, इसे समझ लो ये है आपका एक छोटा सा विंटर गार्डन, छोटा सा विंटर गार्डन है, यानी थोड़े से ही इसमें फूल हैं, यानी थोड़े से इसमें जीव हैं। सिंपल वे है समझने का। समझ आ गया, नहीं आया? बताओ जल्दी से, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? चलो अब जल्दी से देख ले, कहाँ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए ये बताओ, नेक्स्ट देखें। चलो बी क्या है हमारा, नेक्स्ट आ गया आपका स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप, यानी प्रजाति क्षेत्र संबंध। सिंपल, प्रजाति क्षेत्र यानी स्पेशीज क्षेत्र संबंध रिलेशनशिप। किसने प्रपोज किया था? प्रपोज किया था आपके किसने? अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ने। ठीक है, रूल क्या था? लार्जर एरिया होगा तो क्या होंगी? ज़्यादा स्पेशीज़ होंगी, मोर स्पेशीज़ होंगी। बड़ा क्षेत्र होगा तो अधिक प्रजातियां होंगी। तो उसका सूत्र क्या हो गया आपका? एस इज इजिकल टू सी, यहाँ पे मैं इंटू लगाना भूल गई, मैं काम करती हूँ, इसको कर देती हूँ कट और यहाँ लिख देती हूँ प्रॉपर, एस इज इक्वल टू सी टाइम्स ई टू पावर सेड। ठीक है, जिसमें एस हो गई आपकी स्पेशीज यानी आपकी प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों की संख्या। ए आप समझ ही रहे हैं, एरिया यानी क्षेत्र हो गया, और स्थिरांक सी एंड जेड हो गया आपका कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका सी इक्वल टू सी टाइम्स ई टू द पावर सेड। एग्जाम्पल आ गया आपका, अ बिगर आइलैंड हैज़ मोर स्पेशीज देन अ स्मॉलर वन। एक बड़ा जो आइलैंड होगा ना उसमें जो स्पेशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, वो ज़्यादा होंगी छोटे से, छोटे वाले से अधिक प्रजातियां ऑफकोर्स बड़े में ही होंगी। तो ये हो गया बड़े द्वीप में क्या होंगी? ज़्यादा प्रजातियां होंगी छोटे द्वीप के मुताबिक। क्लियर? इम्पॉर्टेंस क्या होंगी स्पेशीज़ की इकोसिस्टम में? तो सबसे पहले आ जाता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, यानी इकोसिस्टम स्थिरता। मोर स्पेशीज इज इक्वल टू मोर रेजिलियंस अगेंस्ट डिस्टर्बेंस, यानी अधिक प्रजातियां एन यानी ज़्यादा सहनशीलता। यहाँ लिख दो सिंपल, अधिक प्रजातियां इज इक्वल टू ज़्यादा सहनशीलता, सिंपली लिख सकते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई है ना। देखो, इकोसिस्टम ऑफ स्पेशीज टू इकोसिस्टम, सिंपली इसका मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों का महत्व। तो सबसे पहले आ गया, ज़्यादा प्रजातियां होंगी तो ज़्यादा सहनशीलता होगी। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो गई, अलग अलग स्पेशीज़ जो हो गई वो कंट्रीब्यूट करती है कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर साइकिल में, और हम ये सारी साइकिल्स को पढ़ चुके हैं। देन आ जाता है आपका पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले कर देती हूँ इरेज। एंड पॉलिनेशन हमें पता है, इसका मतलब होता है परागण, हिंदी में बोलते हैं हम परागण, परागण और बीज प्रसार। बीज, बर्ड्स, बैट्स हो गई, है ना, मक्खियाँ, चमगादड़, पक्षी। देन आ जाता है फूड वेब्स, यानी आपका भोजन जाल, जाल को मैंने जान लिख दिया। फूड वेब्स, रिमूवल ऑफ वन स्पेशीज कैन कोलैप्स फूड चेन। अगर एक भी स्पेशीज का हटा दिया जाए, रिमूव हो जाए, तो क्या होगा? फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? यानी एक
स्पेशीज़ का ना होना पूरे फूड चेन को प्रभावित करती है, हानि पूरे जाल को होगी। क्लियर है या नहीं? किसी एक प्रजाति की हानि पूरे फूड चेन पे भारी पड़ने वाली है, उसका प्रभाव पूरी फूड चेन पे पड़ेगा। किसी एक स्पेशीज़ की हानि पूरे फूड वेब को प्रभावित कर सकती है। देन आगे आपका मेडिसिनल वैल्यू, प्लांट लाइक रोवोल्फिया सर्पेंशिया गिव्स रेजरपाइन, फंजाई गिव एंटीबायोटिक्स। ये कर देते हैं इरेक्स। आपके जो औषधि मूल्य हो गए यानी मेडिसिनल वैल्यूज़ जो हो गई, जैसे आपका ये मेंशन भी है, राउवोल्फिया कहाँ गया? राउवोल्फिया से क्या मिल रहा है आपको? रेजरपिन। और कवक यानी फंजाई से क्या मिल रहा है आपको? एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस विच इज़ प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? पॉल एलरिच ने किया था। रिवेट पॉपर परिकल्पना क्या है? एनालॉजी, एयरप्लेन इक्वल टू इकोसिस्टम, रिवेट्स इज इक्वल टू स्पेशीज़। ऐसा आपको इमेजिन करना है कि भाई जो एयरप्लेन है वो तो है इकोसिस्टम, और जो रिवेट्स है ये क्या है? आपकी स्पेशीज़ है जो ये रिवेट्स हैं, ठीक है। लूजिंग अ फ्यू रिवेट्स मे नॉट कॉज अ क्रैश इमीडिएटली, बट लूजिंग टू मैनी कैन मेक द प्लेन फॉल अपार्ट। देखो होता क्या है, जैसे कि समझ लो, आपको कुछ इजी वे में समझाऊँ अगर मैं, तो देखो इन्होंने इकोसिस्टम को ना एरोप्लेन से, एयरप्लेन से कर दिया कंपेयर, ठीक है। और रिवेट मतलब हो गया जैसे पिन या नेल कह सकते हो, है ना, पिन नेल कह लो, चलो ठीक है। अब क्या है, इमेजिन करो अगर एयरप्लेन में 100 रिवेट है ना, रिवेट है, 100 रिवेट है, एक दो गिर गए तो प्लेन नीचे नहीं गिर जाएगा, लेकिन बहुत सारे गिर गए तो प्लेन आ जाएगा नीचे। वैसे ही loss of each species may seem small but collectively it will weaken ecosystem stability। अगर क्या होगा इसमें, यहाँ पे मेंशन, ये पहले इरेज कर दूँ, ये बताओ इतना क्लियर हो गया? देखो जैसे कि क्या हुआ, एक प्लेन में से 100 हैं, एक दो गिर गए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यही अगर 15-20 गिर गए हो सकता है प्लेन नीचे गिर जाए, पॉसिबिलिटीज़ है ना। सेम वैसे ही क्या होता है, एक स्पेशीज़ है ना, एक स्पीशीज़ चली गई, यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉरेस्ट में बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी स्पेशीज़ हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे मैं मेंशन लिख क्या करती हूँ सिंपली, कि जैसे कोई भी एक टाइप का फ्लावर है ना, यहाँ कोई स्पेशीज़ है, अगर एक स्पेशीज़ है ये चली गई है ना, ये क्या हुआ, ये चली गई भैया, ये चली गई, एक स्पेशीज़ चली गई, इकोसिस्टम अभी सर्वाइव करेगा, है ना। यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, अभी इकोसिस्टम सर्वाइव करेगा, एक चली गई तो। लेकिन क्या होगा, बहुत सारे रिवर्स निकल गए तो क्या हुआ था, एयरप्लेन नीचे आ गया, बहुत सारी स्पेशीज़ चली गई तो क्या होगा, फिर इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वीक हो जाएगा, स्टेबिलिटी जो होगी वो वीक हो जाएगी, इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारी चली गई तो क्या होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एक दो से ठीक है, उससे फिर भी सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर बहुत सारी चली गई, मल्टीपल स्पेशीज़ चली गई तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्या होगा इससे, अगर मल्टीपल स्पेशीज़ ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया आपका, फूड वेब हो गया, या हम कह सकते हैं फूड चेन हो गई, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई, सब क्या होंगी, सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। और कह सकते हैं फॉरेस्ट का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। सिंपली कह लो इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। क्लियर है? चलिए
तो कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में और काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, मेजर कॉसेस पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास अटेंड करना नहीं भूलना। मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में। तब तक के कल नहीं सॉरी कल नहीं मिलेंगे हम। कल क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि कल सैटरडे है, फिर संडे है। सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती है, हम मिलेंगे मंडे को। तो फिर मिलती हूँ आपसे मंडे को, बट मिलेंगे भले ही मंडे को, क्लासेस भले ही मंडे को होंगी, बट अगर आपको किसी क्लास पे कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एनी टाइम। कोशिश करूँगी जल्दी से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। तो अच्छी लगी क्लास आज की तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।